नमस्कार, मैं आपके साथ प्रशांत धीमान और आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां लोक भवन में तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य और उभरती सामरिक चुनौतियों को लेकर उच्च स्तरीय रणनीतिक बैठक आयोजित की गई। राज्यपाल गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में हुए इस विमर्श में वैश्विक सुरक्षा, आधुनिक युद्ध तकनीक, साइबर खतरे और ऊर्जा सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने कहा कि भविष्य के युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि डिजिटल और आर्थिक मोर्चों पर भी लड़े जाएंगे, जिसके लिए व्यापक तैयारियां जरूरी हैं। वहीं चंपावत जिले में विभिन्न योजनाओं से लग रही सोलर ऊर्जा लाइटों में लोहाघाट के पूर्व बीजेपी विधायक पूरन सिंह फत्यारल ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व विधायक फतर याल ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिले में नगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम सभा, पालिका, विधायक निधि, सांसद निधि, जिला योजना और उरेडा विभाग से जो भी सोलर लाइट लगाई जा रही हैं, उनकी गुणवत्ता काफी खराब है। उन्होंने कहा कि मात्र 6 से 7 हजार रुपए में सोलर लाइट मिल जाती है, पर कागजों में उन्हें 20 से 24 हजार रुपए तक दर्शाया जा रहा है और गांव में कागजों से काफी कम मात्रा में सोलर लाइट लगाई गई हैं। वहीं पूर्व विधायक फतरयाल ने कहा, जिले में सोलर लाइट लगाने में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल हुआ है, मामले की तत्काल जांच की जानी चाहिए। लेकिन इन सोलर लाइटों में जो लग रही है, इसमें बहुत बड़ा खेल हुआ है, क्योंकि सोलर लाइट है जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, विधायक निधि, सांसद निधि, उरीडा विभाग, जिला योजना, राज्य सेक्टर, तमाम मदों पे ये लगाई जा रही है। लेकिन जितनी ये लगाई जा रही है कागजों में, उसके 20% भी क्षेत्र में नहीं है। इसमें बहुत गोलमाल हुआ है, क्योंकि अगर इसकी काउंटिंग की जाए, हर ग्राम पंचायत का डाटा इकट्ठा किया जाए, तो उसमें 10 प्रधान ने लगाई, क्षेत्र पंचायत ने लगाई, विधायक ने लगाई, सांसद, उतनी नंबर की लाइटें लगी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा खेला हो रहा है, इसमें पूरा भ्रष्टाचार का खेला है। दूसरी चीज, क्वालिटी उसमें नहीं दी जा रही है। 6-7 हजार रुपए की जो लाइटें ये लगाई जा रही हैं, इसमें जो है हर मद का 22 से 24 हजार तक पैसा निकाला जा रहा है। इसका बहुत दुरुपयोग है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इस खबर को लेकर? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो चंपावत जिले में विभिन्न योजनाओं से जो सोलर लाइटें लगाई जा रही, चाहे ग्राम पंचायत से, विधायक निधि से, सांसद निधि, जिला योजना, उरेडा विभाग से, जिला पंचायत निधि, तो उसमें जो यहाँ लोहाघाट के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फत्याल, उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जो सोलर लाइटें बाजार में मात्र 6 से 7 हजार रुपए में मिल जाती हैं, तो उनको जो कागजात हैं, जो उसमें जो है 22 से 24 हजार रुपए तक दर्शाया गया, और जितनी मात्रा में लाइट लगनी थी, जो कागजों में दिखाई गई, उतनी मात्रा में लाइटें गांव में नहीं लगी, अन्य जगह नहीं लगी है। तो उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए डीएम चंपावत से जांच की मांग की है। जी, तो लक्ष्मण, क्या कुछ डीएम ने कहा, क्या अब जांच होगी इसमें? जी, अभी तो पूर्व विधायक ने कल ही जो है मामला उठाया। अब डीएम के संज्ञान में मामला जाएगा तो जरूर इस पे जहाँ तक जांच की जाएगी। पूर्व विधायक ने कहा डीएम से भी मिलेंगे और जो इसमें जांच की मांग जो है करेंगे इसमें। लेकिन फिलहाल मामला गरमाया हुआ, पूर्व विधायक के आरोप है, तो काफी बड़ा जो है मामला बनते जा रहा है। जी लक्ष्मण, ये मामला कब सामने आया? क्या लाइटें लगा दी गई थी या लगने वाली थी? जी, लाइटें लग चुकी हैं। पूर्व विधायक का कहना है जो लाइटें पहले लगी उनको भी नहीं उसमें दिखाया जा रहा है, और जितनी मात्रा में लाइटें लगनी थी, जो कागजों में दिखाया गया, उतनी लाइटें वहां नहीं लगी है। और जो बाजार में मात्र 6 से 7 हजार रुपए में लाइटें मिल रही है, उन्हें बिलों में जो है 24 हजार रुपए का दिखाया गया। तो काफी बड़ा जो उन्होंने आरोप लगाया है भ्रष्टाचार का। अब देखना मामले में जांच होती है तो क्या तथ्य निकल कर सामने आते हैं। जी ठीक है लक्ष्मण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के छुलापे गांव के रहने वाले अनुज पंत ने लगातार दूसरी बार यूपीएससी परीक्षा पास की। इस बार अनुज पंत ने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया
69वीं रैंक हासिल कर पूरे प्रदेश और क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। वहीं लोहाघाट विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने लोहाघाट में विधायक आवास में सम्मान समारोह आयोजित कर होनहार अनुज पंत को सम्मानित करने के साथ साथ उनके माता पिता को भी सम्मानित किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान सम्मान समारोह में शामिल समस्त लोगों ने अनुज को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विधायक अधिकारी ने कहा कि अनुज पूरे क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। युवाओं को उनसे कुछ सीखना चाहिए। श्री शंकर सिंह अधिकारी जी, मैं सबसे पहले तो ये उत्तराखंड की देवी देवताओं को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने ऐसे सुपुत्रों को यहाँ पे दिया। उनके माँ बापों को बधाई देता हूँ, माता पिताओं को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया। ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि ऐसे होनहार बच्चे अपना तो जीवन अच्छी तरह यापन करते ही करते हैं, उसके अलावा जो समाज को एक दृष्टि देते हैं, हमारे युवाओं को एक अच्छी सोच देते हैं, उसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं। क्योंकि जो बच्चे ये सोचते हैं कि भाई कुछ बच्चे हमारे जैसे पढ़ाई से क्या होना है, लिखाई से क्या होना है, तो आज ऐसे होनहार बच्चों को देख के उनको भी लगता है कि वास्तव में पढ़ने लिखने के पश्चात ऐसी शान उसको माना जाता है और ऐसी उपलब्धि उनको मिलती है। इसलिए सब लोग उन्हें बुरे प्रश्नों को त्याग कर ऐसे बच्चों का स्मरण करते हुए पढ़ाई की ओर ध्यान देना चाहिए। एक तो ये इसका कारण है। वहीं उत्तराखंड में अगर दंगा विरोध प्रदर्शन के दौरान अगर सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो भारी जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली को मंजूरी दी है, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठा दिया है। इससे पहले यह कानून उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लागू है, लिहाजा ऐसा करना वाला तीसरा प्रदेश उत्तराखंड बन गया है। उत्तराखंड में अब हड़ताल, बंद, दंगा या उग्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक जगहों पर या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की अब खैर नहीं। नुकसान की भरपाई सीधे जिम्मेदार व्यक्तियों और आयोजकों से की जाएगी। वो भी संपत्तियों के नुकसान की गणना बाजार भाव से की जाएगी। यदि दोषी पक्ष वसूली से कन्नी काटता है तो सार्वजनिक स्थलों पर उसके पोस्टर लगाए जाएंगे और प्रकाशन पर खर्च भी उसी व्यक्ति से वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, अगर किसी की मौत हो जाती है तो 8 लाख रुपए और घायल होने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी यहाँ भुगता जाएगा। लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली में ये प्रावधान किया गया है। सन 2025 में उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति वसूली अधिनियम बनाया गया था। उसकी नियमावली नहीं बनी थी, तो उसकी नियमावली बनाने पर आज नियमावली इसकी सभी विभागों से, जो हमारे परामर्शी विभाग हैं, वित्त और न्याय और विधायी, उनके परामर्श लेते हुए जो इनका परिनियम इनकी नियमावली बनी थी उसको आज लागू करने पर माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली को मंजूरी दी है। नियमावली में स्पष्ट किया गया कि किसी भी कार्यक्रम के लिए पहले अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। आवेदन के साथ वचन पत्र देना होगा और आयोजक संभावित क्षति की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। प्रदर्शन के दौरान हथियार, ज्वलनशील पदार्थ और खतरनाक रसायनों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। घटनाओं की पारदर्शी जांच को हर थाने में वीडियोग्राफी की व्यवस्था से सुनिश्चित करा जाएगा। इससे दोषियों की पहचान और जिम्मेदारी तय करने में आसानी होगी। देखिए, उत्तराखंड एक देवभूमि है और देवभूमि होने के नाते हम सब उत्तराखंड संपूर्ण राज्य को एक प्रेरणा प्रदान करता है। तो हम समझते हैं कि जैसे यहाँ की संस्कृति है, जैसे यहाँ के देवभूमि की मान्यता है, यहाँ पर सभी शांतिपूर्वक अपना जीवन निर्वहन करें, ये हमारी अपेक्षा है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को हो, यहाँ की शांति को भंग करने का कोई प्रयास करता हो, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार उसके प्रति संवेदनशील है, कृत संकल्पित है। कठोर से कठोर धाराओं में उनको निरुद्ध किया जाएगा, ऐसी हमारी सरकार का मानना है। हम समझते हैं कि ऐसी नौबत न आए। नुकसान के दावों के निस्तारण के लिए सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश के स्तर पर दावा अधिकरण का गठन किया जाएगा। इसमें अपर आयुक्त राजस्व सदस्य होंगे। दावा आयुक्त साक्ष्य विश्लेषण और दावों के पंजीकरण की प्रक्रिया संभालेंगे। भवनों की क्षति का आकलन सर्किल रेट और निर्माण की स्थिति के आधार पर होगा, जबकि चल संपत्ति का मूल्यांकन बाजार दरों से किया जाएगा।
अस्पताल, सरकारी स्थानों व धरोहरों को नुकसान पहुंचाने पर अतिरिक्त क्षतिपूर्ति भी लगाई जा सकती है। अगर कोई किसी प्रकार का उपद्रव करता है तो निश्चित रूप से उसको किसने दिया उपद्रव करने का अधिकार? कोई राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो किसने उसको अधिकार दिया? तो उससे वसूली होनी चाहिए और हम चाहते हैं ऐसी नौबत ना आए, सभी शांतिपूर्ण रूप से अपना जीवन निर्वहन करें। बीजेपी सरकार के इस फैसले पर विपक्ष यानी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने सवाल उठाए हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि बीजेपी की सरकार को लोकतंत्र से कोई वास्ता नहीं है, जो मन में आता है वो बीजेपी करती है। प्रवक्ता का कहना है कि सरकार का ये फैसला लोकतंत्र की गला दबाने वाला फैसला है। प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि सरकार को ऐसा क्यों लगता है कि धरना प्रदर्शन के दौरान इस तरह की घटनाएं घटेंगी। दरअसल सरकार की मंशा ये है कि लोग डरे और कोई सरकार के प्रति आवाज ही ना उठाए। भाजपा और भाजपा की सरकार का लोकतंत्र से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं रहता है। भारतीय जनता पार्टी के जो मन में आता है वही उसकी सरकार करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने को संविधान से ऊपर समझती है, ऐसा ही लगता है। ऐसा एक फैसला भाजपा की उत्तराखंड कैबिनेट ने लिया है। कैबिनेट में निर्णय हुआ है कि धरना प्रदर्शन के दौरान, सचिवालय विधानसभा घेराव के दौरान अगर जो है किसी की मौत होती है, किसी को चोट लगती है या संपत्ति का नुकसान होता है तो पूरा जो है धन प्रदर्शनकारियों से वसूला जाएगा। आखिर ये लोकतंत्र का गला दबाने वाला फैसला है। आखिर सरकार को क्यों लगता है कि प्रदर्शन के दौरान इस प्रकार की घटनाएं, क्या प्रशासन स्वयं अराजकता करवा करके ऐसा माहौल बनाना चाहता है जिससे जो है आंदोलनकारी संगठनों में, लोकतंत्र के समर्थकों में एक भय का माहौल बने और वो जो है सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने से डरे। आखिर जो है लॉ एंड ऑर्डर बनाना किसकी जिम्मेदारी है? कानून व्यवस्था अगर सरकार सही तरीके से बनाएगी और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर अगर जो है पुलिसिया अत्याचार नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर कोई घटना घटने की संभावना ही नहीं है। इसका मतलब है सरकार की मंशा है कि प्रदर्शनों पर किसी भी प्रकार से रोक लगाई जा सके और लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाने से डरे, इसलिए ऐसे फैसले किए जा रहे हैं। दंगाइयों पर नकेल कसने को ऐसे ही प्रावधान उत्तर प्रदेश की नियमावली में भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के अलावा ये लोग एवं निजी संपत्ति की क्षति पर वसूली के लिए हरियाणा में भी कानून बने हुए हैं। उत्तराखंड ऐसा करने वाला तीसरा राज्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। खबर रुड़की से है, जहां लिब्बर हेडी में उत्तम शुगर मिल के सामने बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। ऐसे में पीछे से तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक में जा घुसी और कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। वहीं नैनीताल के भवाली रोड स्थित खूपी क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान एसडीआरएफ ने बस में फंसे 7 घायलों को बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार के बाद नजदीकी अस्पताल भिजवाया। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य यात्रियों की स्थिति की जांच के लिए टीम ने घटनास्थल पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया। वहीं 4 धाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है। तैयारियों को लेकर राज्य सरकार गंभीर है, तो वहीं गंगोत्री से बीजेपी विधायक सुरेश चौहान का कहना है कि तैयारियां लगभग पूरी हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जा रहा है। हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में विधायक ने 4 धाम के साथ ही राज्य के तमाम विषयों पर अपनी बात रखी। गंगोत्री से बीजेपी विधायक सुरेश चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हर्षिल को पुरस्कार मिला, किस रूप में आप देख रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण आप इसको मानते हैं हर्षिल को पुरस्कार में? देखिए, हर्षिल घाटी एक अपने में पर्यटन के रूप में बहुत अद्भुत घाटी है और वास्तव में जब आदमी हर्षिल में जाता है तो लगता है कि स्वर्ग में जाता है। पूरे
चारों तरफ देवदार से माँ गंगा, और हर्सिल में जितना भी हमारा शीतकालीन और यात्रा सीजन में हमारा तमाम जो पर्यटक आता है, तो आज हर्सिल घाटी वास्तव में अपने में हर्सिल, झाला, जसपुर, पुराली, सुक्की पूरी एक बेल्ट पड़ती है, बगोरी। तो हमारा जो हर्सिल था, हर्सिल को अच्छा करने के लिए हमारी सरकार ने प्रयास किया था। शुरू में जो हर्सिल में इंटरलॉकिंग टाइलिंग, वहाँ से जो 3 पुल जो बगोरी के लिए जाते, 5 मार्ग जो है पैदल था, अब तीनों पुल जो है बन चुके हैं। पूरी इंटरलॉकिंग टाइलिंग बगोरी गांव तक हो गई। बगोरी गांव में अच्छे होम स्टे बन गए और अच्छे टूरिस्ट वहाँ पे जा रहे हैं। तो वो घाटी अपने में अद्भुत है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी हर्सिल में गए थे। वास्तव में एक अद्भुत दृश्य वहाँ पर है और मुझे नहीं लगता है कि हमारे पहाड़ के अंदर ऐसा दृश्य कहीं जो दिखता है वहाँ घूमने के लिए। चाहे आप जो है सप्ताल चले जाए, तमाम ट्रैक मार्ग वहाँ घूमने के लिए हैं और वहाँ पे तमाम दूर दूर सेबों के बगीचों के बीच वहाँ पे अच्छे होम स्टे हैं। तो बहुत अच्छी बेल्ट है और जो खूबसूरती के हिसाब से, टूरिस्ट के हिसाब से वो बहुत अच्छी बेल्ट है। इसलिए वहाँ पे जो तमाम अच्छे शौचालय बने हुए हैं, अच्छा वहाँ गढ़वाल विकास निगम का वहाँ पे बंगला है, हमारा उल्सन बंगला वहाँ पर है और तमाम होटल वहाँ पर हैं और बहुत अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से, तो इसलिए उसको जो है पुरस्कृत किया गया है। वहाँ पे जो हमारे लोकल उत्पाद, जो हमारे भूटिया बंधु जो बनाते हैं, उन सब का भी अच्छा वहाँ पे जो है इनपुट मिलता है। तो कहीं ना कहीं इसलिए जो है उस ओर जो है। जी सर, 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। किस तरह की तैयारियां अभी हाल फिलहाल में चल रही हैं कि यात्रियों को परेशानी ना हो और बेनिफिट्स मिल सके? देखिए, लगातार, क्योंकि ये तो हम भारत सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से लगातार बात कर रहे हैं कि जो बड़ेती चुंगी से लेके और गंगोत्री तक अब तक जो है NH का कार्य नहीं हो पाया है, चौड़ीकरण का कार्य नहीं हो पाया है। उससे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो एक तो इस कार्य को तत्काल प्रारंभ होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब सड़क संकरी रहती है तो फिर पहाड़ में जब दरकते हैं तो सड़क वॉश आउट हो जाती है। 200 मीटर, 500 मीटर, 1-1 किलोमीटर और जगह जगह ऐसे पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट्सों को भी सही करने की ज़रूरत है। लेकिन यात्रा के लिए जिस तरह से सारी सड़कें वॉश आउट हो गई थी आपदा में, उस तरह से सड़क को जो है दुरुस्त किया गया है। लगातार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। अभी 2 दिन पहले जिलाधिकारी, BRO की पूरी टीम इस समय बैठकर, क्योंकि BRO की अभी थोड़ा सा BRO को और तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। और अगर BRO तेज़ काम नहीं करेगा तो जो हमारे डेंजर पॉइंट है, जैसे डबरानी के पास है और अन्य जगह भी है, जैसे बंदरकोट के पास है और अट्ठाली नागुरी के पास है और गंगनानी के पास है, इन पॉइंटों को सही करने की ज़रूरत है। तो 10 तारीख तक का टाइम BRO के द्वारा हमको दिया गया है। जिलाधिकारी भी इस बैठक में थे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से चाहूँगा कि BRO के जो टीम है उसको और तेज़ी से काम करने के निर्देशित करेंगे। ऐसे हम माननीय मुख्यमंत्री से इस बात को मैंने रखा है और पुनः इस बात को रखूँगा। तो बाकी 4 धाम की यात्रा, बिजली, पानी, इन व्यवस्थाओं पे लगातार मॉनिटरिंग चल रही है, इस पे काम चल रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि यात्रा से पहले 10 तारीख से पहले जो है ये व्यवस्थाएं सुचारू होंगी। तो इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। सर, गैस की किल्लत लगातार बरकरार है, सामने आ रही हैं बातें, और ऐसे में क्योंकि जब अगर चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी तो व्यवसाय जो हैं, होटल व्यापारी जो हैं, उनके लिए किस तरह के जो काम है वो किए जा रहे हैं सरकार की ओर से? पैनिक ना फैले, यात्रियों को सुविधा भी मिले। गैस सिलेंडर एक बड़ी चुनौती भी है आज के समय में। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और आप सबको पता है कि ईरान, इराक, अमेरिका, ये सब जो युद्ध का जो एक माहौल सा बन गया है और युद्ध चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं पूरे विश्व में बहुत बड़ी दिक्कत आई है। लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, कि उन्होंने अपनी पैनी निगाहों से पूरे देश में ऐसी स्थिति नहीं आने दी। अब दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन अभी हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है 4 धाम, कि 4 धाम में जो है गैस की किल्लत ना हो। और अगर गैस नहीं मिलेगी तो वहाँ पे पूरी 4 धाम जो है
अव्यवस्थित हो जाएगी। तो इसके लिए मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी संवेदनशीलता के साथ इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जो यात्रा सीजन में जो गैस सिलेंडरों से जो दिक्कत आएगी उसको निपटने के लिए हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें पूरे जो है संवेदनशीलता से लगातार प्रयास करेंगे कि किस तरह से चार धाम में जो हमारी गैस की किल्लत हो वो न हो, और इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। सर 4 साल को लेकर के कार्यक्रम भी क्योंकि किए जा रहे हैं, किस तरह से आप लोग भी देख रहे हैं कि ये 4 साल जो बेमिसाल आप बता रहे हैं, क्या कुछ बेमिसाल रहा 4 सालों में? देखिए 4 साल बेमिसाल, अगर आप हमारा जो प्रदेश आज 25 साल का प्रदेश हो गया है, मैं तमाम उन उत्तराखंड आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूं जो इसमें जिन्होंने अपना जो है बलिदान इसमें दिया। देखो विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन ये सत्यता की बात है कि जो इस 4 साल में एक नए विकास को हर जनपद में, हर विधानसभा में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी के नेतृत्व में, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से, चाहे औलदर की सड़क की बात हो, भले अभी भी उसमें काम करने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो देश की सड़कें हैं, देश की नहीं पूरे प्रदेश की सड़कें, बहुत अच्छी सड़कें बनी हैं, उस पर निरंतर काम किया जा रहा है। गांव की सड़कें जो कच्ची थी उसको पक्का बनाने का काम किया जा रहा है। लगातार इसके लिए करोड़ों अरबों रुपए जो है हमारी सरकार लगातार निरंतर भारत सरकार से और राज्य सरकार से जो है ज़मीन पे उत्तरकाशी की बात करूं कि 1 अरब से जो डाउनीकरण जो कच्ची सड़कें उनको पक्का करने का काम, हमारे जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उनको अच्छा करने का काम लगातार। और इसी तरह प्रदेश में चाहे यूसीसी की बात हम करें, चाहे हम महिला आरक्षण में महिलाओं को 36 आरक्षण की बात करें, चाहे हम उत्तराखंड आंदोलनकारियों को 36 आरक्षण की बात करें, तो कहीं ना कहीं नकल विरोधी कानून बनाने का जो काम हमारी सरकार ने किया युवाओं के भविष्य को सूचित करने के लिए, तो उसके रिजल्ट कहीं न कहीं दिखते हैं। जब दूर दराज का गांव तिहार, कुज्जन, कामर, भंकोली, ऊपरी कोट का जो बच्चा है, जब वो अच्छी परीक्षा में पास हो रहा है तो उसका रिजल्ट कहीं नहीं दिख रहा कि गरीब का बच्चा भी आगे निकल सकता जो पढ़ने वाला है। तो बच्चों को भविष्य को भी सूचित करने का काम हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी तमाम माताओं बहनों के लिए जो एसएसए के द्वारा, स्वरोजगार के द्वारा, जो तमाम आजीविका के क्षेत्र में लखपति दीदी बनाने का काम, तमाम इस तरह के काम। और चाहे हम किसी भी विभाग को पकड़े, कृषि में तमाम यंत्रों पे 70-80% की सब्सिडी देकर हमारे किसानों को आगे बढ़ाने का काम, हमारी जो मत्स्य पालन से संबंधित योजना उनको उनमें तमाम प्रकार के ट्रॉट मच्छी के रूप में विकसित करने का काम। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो सुरेश चौहान जी हमारे साथ थे जो कि राज्यों के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए हॉर्नबिल टीवी के साथ। नमस्कार।